हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर साइंस गुरु द बेस्ट पर। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर करना और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। बेल आइकन प्रेस करके रखो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अणु और परमाणु संरचना पर संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, और समस्थानिकों पर, समभारिक, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इन पर एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। लगभग 80 एमसीक्यू क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं और सारे एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्स में आए हुए हैं और आगे भी जिनके आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। ये वीडियो लेवल 1, लेवल 2 रीट मेंस जो अभी एग्जाम होने वाला है उनके लिए, आरपीसी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड जनरल साइंस के लिए और उन सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए जिनमें जनरल साइंस में ये टॉपिक है अणु, परमाणु और परमाणु की संरचना पर, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो शुरू करते हैं। शुरू से देखो, पहला प्रश्न यहाँ पर है कि तत्वों का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है। तो तत्वों का सबसे छोटा भाग कहलाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु या न्यूट्रॉन। देखो, तत्वों का सबसे छोटा भाग कहलाता है परमाणु, और परमाणु इनसे मिलकर बनता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। जब परमाणु आपस में मिलते हैं, जैसे ये ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, तो अणु बनता है। ठीक है, तो तत्व के अंदर हमें क्या मिलेंगे? तत्व के अंदर हमें या तो अणु मिलेंगे या परमाणु मिलेंगे, और इनमें छोटा कौन है? परमाणु। तो सबसे छोटा भाग क्या हो गया? परमाणु। ठीक है, और परमाणु और छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 स्थायी कण माने जाते हैं, बाकी और भी बहुत सारे कण होते हैं। अगला प्रश्न की बात करते हैं कि परमाणु नाभिक के घटक क्या है। परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं। हमें पता है कि परमाणु की संरचना में परमाणु के बीचों बीच केंद्र में एक नाभिक होता है और बाहर ये कक्षाएं होती है। नाभिक में 2 कण पाए जाते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो नाभिक के मूल कण क्या हो गए? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जिस ऑप्शन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। प्रोटॉन पॉजिटिव यानी धनावेश होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल यानी कोई आवेश नहीं होता। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भार लगभग बराबर होता है और इलेक्ट्रॉन का भार नगण्य होता है, इसलिए परमाणु के भार में केवल नाभिक का भार ही लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन का भार नहीं लिया जाता। अगला प्रश्न, परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या एक समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, इसे कहते हैं। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या तो एक समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उन्हें आइसोबार कहते हैं, कि आइसोटॉप्स कहते हैं, कि आइसोमर्स कहते हैं, कि आइसोटॉप कहते हैं। तो देखो, यहाँ पर सही उत्तर है आइसोटॉप्स, और हिंदी में इनको कहते हैं समस्थानिक। ठीक है, समस्थानिक क्या होते हैं? एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। अब जब एक ही तत्व के परमाणु है तो उनका परमाणु क्रमांक समान होगा, और जब परमाणु क्रमांक समान होगा यानी प्रोटॉनों की संख्या समान होगी। परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉनों की संख्या, तो प्रोटॉनों की संख्या एक समान है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होने की वजह से इनके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, रासायनिक गुण समान होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या सब में समान है, यानी रासायनिक गुण सबके समान होंगे। रासायनिक गुण को इलेक्ट्रॉन निश्चित करते हैं, लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याएं अलग अलग होती है, इसलिए। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं कि कार्बन के 2 आइसोटोप है, 6 कार्बन 12 एंड 6 कार्बन 14। तो यहाँ पर दोनों में परमाणु क्रमांक समान है, यानी प्रोटॉनों की संख्या दोनों में 6 है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 8 है। नेक्स्ट पूछने की, किस ब्रिटिश वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी की व्याख्या की थी। तो परमाणु सिद्धांत की व्याख्या करने वाला ब्रिटिश वैज्ञानिक है जॉन डाल्टन, डेमोक्रिटस, रदरफोर्ड या एपिक्यूटस। तो देखो, यहाँ पर सही आंसर जो है ना वो ब्रिटिश वैज्ञानिक है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने सबसे पहले, इससे पहले केवल दार्शनिक आधार ही था परमाणु का। परमाणु के बारे में वैज्ञानिक आधार पर कुछ भी प्रूव्ड नहीं था, या वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं था परमाणु का। पहली बार 1808 में जॉन डाल्टन ने 1808 में अपनी थ्योरी दी थी, एटॉमिक थ्योरी ऑफ जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो 1808 में जॉन डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत दिया, और इस परमाणु सिद्धांत में इसने परमाणु के बारे में कई बातें बताई। जैसे इसने कहा कि परमाणु सबसे सूक्ष्म अविभाज्य कण है। साथ में इसने कहा कि एक ही तत्व के परमाणु समान होते हैं और अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं। परमाणु अविभाज्य है। अब देखो, इसके साथ में डेमोक्रिटस, रदरफोर्ड और एपिक्यूटस और यहाँ पर नाम दिए। तो डेमोक्रिटस और लियोसिपस, ये एपिक्यूटस का तो कोई कुछ नहीं है। लियोसिपस और डेमोक्रिटस ये जो थे ना, लियोसिपस और डेमोक्रिटस, ये 2 ग्रीक दार्शनिक थे जिन्होंने परमाणु के बारे में दार्शनिक बातें बताई थी। इन्होंने भी परमाणु नाम दिया था, पदार्थ के सूक्ष्म अविभाज्य कण को परमाणु नाम दिया था। और उसी समय भारत के भी 2 दार्शनिकों के नाम यहाँ पर आते हैं। एक तो है महर्षि कणाद के नाम, महर्षि कणाद, और दूसरे पी कात्यायमा, पाकुदा कात्यायमा, इनका नाम आता है। दार्शनिक थे ये, और इन्होंने भी परमाणु, पदार्थ के सूक्ष्म कण को परमाणु, परम अणु कहा था और अविभाज्य कहा था। रदरफोर्ड ने आगे चल के परमाणु का अपना मॉडल दिया, परमाणु सिद्धांत दिया। स्वर्ण पत्र प्रयोग जो उसका था उससे, तो और उसने नाभिक की भी खोज करी। तो इन पर आगे प्रश्न आएंगे, उन पर बात करेंगे।
अगला प्रश्न रदरफोर्ड पर ही आ गया। देखो, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन सिद्धांत के अनुसार, रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन सिद्धांत था, जिसमें उसने गोल्ड फॉइल ली, स्वर्ण पत्थर और स्वर्ण की बहुत पतली परत जितनी संभव हो सकती है उतनी, क्योंकि स्वर्ण का चुनाव इसलिए किया क्योंकि ये मोस्ट डक्टाइल एंड मेलिएबल मेटल है, सबसे पतली परत इसी की बनाई जा सकती है। तो इससे गोल्ड फॉइल ली और उसके ऊपर अल्फा कणों की बमबारी करवाई। तो उसने देखा कि अधिकतर अल्फा कण जो है वो बिना विचलित हुए ऐसे सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण जो थे वो कुछ कोण बनाते हुए कुछ कोणों से विचलित हुए, और लगभग 2000 कणों में से एक अल्फा कण ऐसा था जो वापस 180 डिग्री पर वापस आ गया। ठीक है, और ये घटना ऐसी थी कि इसने ये कहा कि जैसे मान लो कोई तोप चलाने वाला है, तोप का गोला चलाने वाला है और तोप से गोला चला रहा है और वो गोला कागज से टकराए और वापस इस तोप चलाने वाले को ही घायल कर दे, ऐसी परिघटना थी। क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स 2He4 होते हैं, यानी हीलियम के नाभिक होते हैं। तो इनका द्रव्यमान, इनके द्रव्यमान की बजाय अल्फा पार्टिकल का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा था, इसलिए उसने ये इस परिघटना को ऐसा कहा। ये इतनी विस्मयकारी आश्चर्यजनक घटना ये थी। और इस एक्सपेरिमेंट के अनुसार, रदरफोर्ड के जो अल्फा प्रकीर्णन सिद्धांत है, इसके अनुसार ऊर्जा और द्रव्यमान संबंधित होते हैं। ये बात इसने कही, या इसने ये कहा कि नाभिक के अंदर परमाणु का द्रव्यमान और आवेश रहता है, या इसने ये कहा कि नाभिक में न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, या इसने उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो यहाँ पर सही ऑप्शन है ये कि नाभिक के अंदर परमाणु का द्रव्यमान और आवेश रहता है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने इसी एक्सपेरिमेंट से की थी कि जो पार्टिकल यहाँ पर अल्फा पार्टिकल, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है, डब्ल्यू चार्ज हीलियम न्यूक्लियस होता है, यानी इनके ऊपर 2 चार्ज होता है, 2 प्लस चार्ज, 2 प्लस चार्ज, दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, इलेक्ट्रॉन नहीं है, केवल नाभिक है। तो नाभिक के पास में क्या है, 2 प्रोटॉन है, तो 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पार्टिकल्स जब न्यूक्लियस से टकराया, यानी किसी परमाणु के बीचों बीच नाभिक से टकराया, तो ये वापस मुड़ गया, 180 डिग्री पर वापस आ गया। तो इसका मतलब है, इसने ये कहा कि जो भी धनावेश होता है, आवेश, धनावेश जो है वो कहाँ पर है, नाभिक के अंदर है, और पूरा का पूरा परमाणु भार जो द्रव्यमान है वो कहाँ पर केंद्रित है, यहीं बीच में केंद्रित है, नाभिक में केंद्रित है। ये रदरफोर्ड ने बात कही। अगला प्रश्न है कि परमाणु विद्युत यानी इलेक्ट्रॉनिकली क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं परमाणु, ऋणात्मक होते हैं कि द्विधनात्मक होते हैं कि उदासीन होते हैं। तो देखो, परमाणु जो होते हैं वो उदासीन होते हैं। जितना परमाणु के पास में प्रोटॉन होता है उतना ही परमाणु के पास में इलेक्ट्रॉन होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पॉजिटिव पर एक पॉजिटिव 1 प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर 1 माइनस चार्ज होता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन का परम आवेश है, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6022 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम, या 10⁻⁻27 या 10⁻⁻19 माइनस 1.6। यहाँ पर आपको देखना है। तो देखो, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो माइनस होता है, नेगेटिव होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, 10⁻19 कूलाम, ये सही उत्तर है। और प्रोटॉन पर इतना ही चार्ज होता है, धनावेश, ये प्रोटॉन का चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के पास, ऋणात्मक। अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु नाभिक की त्रिज्या की कोटि क्या है। परमाणु के नाभिक की त्रिज्या की कोटि 10⁻15 मीटर है कि 10⁻−10 मीटर है कि 10⁻−8 मीटर है कि 10⁻−9 मीटर है। तो देखो, परमाणु का आकार 10⁻−10 मीटर का कोटि का होता है, परमाणु का आकार। और परमाणु का नाभिक तो इससे और छोटा है, और परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10⁻−15 मीटर, इस कोटि का होता है। 10⁻−15 मीटर कोटि का तो उसका नाभिक है, और 10⁻−10 मीटर की कोटि का परमाणु खुद है। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए, 10⁻−15 मीटर। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या एक उप परमाणु कण नहीं है। इनमें से कौन सा उप परमाणु कण नहीं है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन सा नहीं है, जो एटम का पार्ट नहीं है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में से कौन नहीं है। तो देखो, ड्यूट्रॉन नाम का कोई कण नहीं है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों तो नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। अगला प्रश्न कि परमाणु नाभिक किसने खोजा था। नाभिक की खोज किसने की थी, डाल्टन ने, रदरफोर्ड ने, जे जे थॉमसन ने या आइंस्टीन ने। तो सही उत्तर है रदरफोर्ड ने। अपना अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो था उसने, अल्फा पार्टिकल प्रकीर्णन वाला, उससे नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। याद रखना, नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। डाल्टन ने तो परमाणु सिद्धांत दिया था, जॉन डाल्टन ने। जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी, और आइंस्टीन ने E = mc² सापेक्षता का नियम दिया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी इनमें से, गैलीलियो ने, आइंस्टीन ने, जे जे थॉमसन ने या TRT विल्सन ने। तो देखो, सही उत्तर है यहाँ पर जे जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने की थी। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था, आइंस्टीन ने सापेक्षता का नियम दिया था।
वह छोटे से छोटे कण जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं, वो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है कि अणु है कि परमाणु है। वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, तो देखो रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाला सबसे छोटा से छोटा कण है परमाणु। रासायनिक क्रिया में परमाणु भाग लेते हैं। अणु, जैसे मान लो ये अणु है, तो अणु पहले अपने परमाणुओं में विभक्त होते हैं। जैसे हाइड्रोजन अपने परमाणुओं में विभक्त हो जाएगा, ऑक्सीजन अपने परमाणु में विभक्त हो जाएगा, और परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे। दो या दो से अधिक समान परमाणु जुड़कर बनाते हैं। दो या अधिक समान परमाणु आपस में जुड़कर क्या बनाएंगे? लवण बनाएंगे, यौगिक बनाएंगे, तत्व बनाएंगे या अणु बनाएंगे। तो सही उत्तर है अणु। जैसे ये दो परमाणु है, ये दोनों आपस में जुड़ गए या अणु बन गया ऑक्सीजन का। इसी तरह से मान लो ये सल्फर है, तो सल्फर के ऐसे 8 परमाणु आपस में जुड़ गए, तो सल्फर का S8। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये सारे अणु हैं। परमाणु के जुड़ने से मिलकर अणु बनते हैं। आणविक संरचना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखो, अणु की संरचना के बारे में कौन सा कथन सही है, ये हमारे सामने 4 कथन दिए हुए, तो हमें ये पता लगाना कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। पहला कथन है कि न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, यानी नाभिक में होते हैं। न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन नाभिक में होते हैं और प्रोटॉन चक्कर लगाता है, तो ये सही नहीं बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगाता है, ये भी गलत है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगाता है, ये बात सही है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सभी न्यूक्लियस में होते हैं, ये भी गलत है। न्यूक्लियस में जो नाभिक है उसमें 2 कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों नाभिक के अंदर होते हैं। और बाहर ये जो वर्ताकार कक्षाएं होती है, K, L, M, N, ये जो कक्षाएं होती है, शेल होती है, इनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखो, इनको आपको मैच करना है। नीचे ऑप्शन आपको ABCD में 1 2 3 4 इस तरह से इनके ऑप्शन हो सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो मेन यही है कि आपको ये जो है इनके खोजकर्ता की पहचान बतानी है कि किसका खोजकर्ता कौन है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की किसने की, और परमाणु के नाभिक की खोज किसने की। तो देखो, जे थॉमसन ने खोज करी थी इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज तो करी थी जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी जे थॉमसन ने। और न्यूट्रॉन की खोज करी थी चैडविक ने, तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज करी थी। प्रोटॉन की खोज करी थी गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन को प्रोटॉन नाम दिया था रदरफोर्ड ने। और परमाणु के नाभिक की खोज करी थी रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी? न्यूट्रॉन की खोज करी थी जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज करी थी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने करी थी? तो प्रोटॉन की खोज करी थी गोल्डस्टीन ने। और परमाणु के नाभिक की खोज किसने करी थी? तो नाभिक की खोज करी थी रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? न्यूट्रॉन की खोज करी चैडविक ने। न्यूट्रॉन चैडविक, इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, नाभिक रदरफोर्ड। एक AMU बराबर होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई किसके बराबर होती है? 1.67 × 10⁻⁴ ग्राम, 1.67 × 10⁻16 ग्राम, 1.67 × 10⁻18 ग्राम, या 1.67 × 10⁻24 ग्राम। तो देखो, यहाँ पर सही उत्तर है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको ये सारी बातें, उसी में से सारे MCQ क्वेश्चन है। तो आपको डिटेल में समझना है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। एक AMU, एक एटॉमिक मास इकाई, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई 1.67 × 10⁻24 ग्राम या 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम, 10⁻27 किलोग्राम के बराबर होती है। अगला प्रश्न है कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बढ़ते द्रव्यमान का सही क्रम क्या है? यानी द्रव्यमान कम से ज़्यादा की तरफ इनको रखे तो कौन सा ऑप्शन सही है? प्रोटॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा न्यूट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा प्रोटॉन, प्रोटॉन से ज़्यादा न्यूट्रॉन, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन। देखो, आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम होता है जो बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इनका द्रव्यमान सबसे कम नेग्लिजिबल होता है, लगभग 2000 गुना कम होता है नाभिक के द्रव्यमान से। और नाभिक का द्रव्यमान होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में है ना, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सबसे कम तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाएगा प्रोटॉन का, और सबसे ज़्यादा हो जाएगा न्यूट्रॉन का। EPN याद रखो आप, E देन P देन N। ठीक है, E से ज़्यादा P का और P से ज़्यादा N का। सबसे भारी कण कौन सा है? न्यूट्रॉन। सबसे हल्का कण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। सबसे हल्के नाभिक की अपेक्षा में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग कितने गुना? 1/80 गुना, 1/1800 गुना, 1/1800 गुना, 1/800 गुना और 1/2800 गुना। तो सही उत्तर है 1/1800 गुना, लगभग 2000 गुना
हल्का होता है नाभिक की बजाय इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रोटॉन के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो ये एक ड्यूटेरियम का नाभिक है, ये एक आयनीकृत हाइड्रोजन परमाणु है, ये एक आयनीकृत हाइड्रोजन अणु है, या एक अल्फा कण है। तो देखो अल्फा कण तो होता है हीलियम का नाभिक, तो हीलियम का नाभिक होता है 2He4, ठीक है। तो ये तो है नहीं प्रोटॉन, प्रोटॉन यानी P+, यानी एक आवेश, एक धनात्मक आवेश, ठीक। ड्यूटेरियम का नाभिक है, तो ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, तो ड्यूटेरियम होता है 1H2। तो ड्यूटेरियम में क्या है, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, तो ये भी नहीं होगा। ये एक आयनीकृत हाइड्रोजन परमाणु है, आयनीकृत हाइड्रोजन परमाणु। देखो हाइड्रोजन जब आयनीकृत होता है तो हाइड्रोजन के पास में होता है एक इलेक्ट्रॉन, और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो हाइड्रोजन बना लेगा आयन, और वो आयन होगा H+। H+ का मतलब कि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हाइड्रोजन के पास में क्या है, एक प्रोटॉन है। अब हाइड्रोजन का प्रोटियम वाला अगर है, वो प्रोटियम आइसोटोप है, तो उसमें न्यूट्रॉन होता नहीं है, तो उसमें केवल एक प्रोटॉन है। तो ऑप्शन ये ठीक हो जाएगा, बी, कि ये एक आयनीकृत हाइड्रोजन परमाणु है, प्रोटॉन। अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये एक आयनीकृत हाइड्रोजन अणु है, तो अणु हो नहीं सकता क्योंकि अणु में ये H2 है, 2 हाइड्रोजन का परमाणु है। तो प्रोटॉन क्या हो गया, आयनीकृत हाइड्रोजन परमाणु हो गया, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो फिर वो बन गया H+, और H+ का मतलब है कि उसमें एक प्रोटॉन है केवल, क्योंकि हाइड्रोजन ही एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता। 1H1 ये जो पहला है जिसको हम कहते हैं प्रोटियम, समस्थानिक प्रोटियम, इसके पास में केवल एक प्रोटॉन है, इसके नाभिक में न्यूट्रॉन है ही नहीं, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है? हाइजेनबर्ग के नियम के, डी ब्रोगली के, प्लांक के, या हुंड के? तो सही उत्तर है प्लांक सिद्धांत के विपरीत है। बोर का परमाणु मॉडल प्लांक सिद्धांत के विपरीत है, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय क्वांटम संख्या प्रदर्शित करती है कक्षकों का आकार, कक्षकों का अभिविन्यास, कक्षकों की आकृति, या कक्षकों का ऊर्जा स्तर। तो देखो यहाँ पर सही उत्तर है कक्षकों का अभिविन्यास, सी इज द राइट ऑप्शन, कक्षकों का अभिविन्यास। अब ये चुंबकीय क्वांटम संख्याएं क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं कि 4 तरह की क्वांटम संख्याएं होती है। मुख्य क्वांटम संख्या n, दिंगसी क्वांटम संख्या I, चुंबकीय क्वांटम संख्या m, और चक्रण क्वांटम संख्या S फॉर स्पिन, M फॉर मैग्नेटिक, और I फॉर एजीमुथल क्वांटम नंबर, और n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो n जो होती है वो कोषों की संख्या को बताती है, कोष की संख्या, मुख्य कोष की संख्या। n के मान 1 2 3 4 हो सकते हैं, 0 कभी नहीं होगा। ये इलेक्ट्रॉन का मुख्य ऊर्जा स्तर यानी कोष की संख्या को बताती है। और जो दिंगसी क्वांटम संख्या I है वो इलेक्ट्रॉन को सब सेल यानी उपकोष को बताती है। तो ये उपकोष और उस उपकोष यानी उप ऊर्जा स्तर, और उस उपकोष की उस उपकोषों की संख्या, उपकोष की आकृति, और उसमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय समय कितना, ये बताती है I। M जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है वो कक्षक को बताती है, सब सेल के ऑर्बिट्स को बताती है, और उसमें कक्षकों का अभिविन्यास कैसा है, ओरिएंटेशन कैसा है, उसको बताती है। और ये L के I के मान पर निर्भर करती है। और इसके बाद है स्पिन क्वांटम S, जो है क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, इलेक्ट्रॉन का चक्रण, उसको बताती है। तो 4 तरह की क्वांटम संख्या होती है। अगला प्रश्न है कि पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी यानी PET के दौरान क्या ज्ञात होता है? पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसका सही आंसर है न्यूट्रॉन। PET यानी पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी के दौरान हमें न्यूट्रॉन्स ज्ञात होते हैं। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन एक अल्फा कण है, या एक बीटा कण है, या एक हाइड्रोजन आयन है, या एक पॉजिट्रॉन है? तो इलेक्ट्रॉन एक बीटा कण है। बीटा कण जो होता है ना, बीटा कण, वो बीटा कण को जैसे ये बीटा कण लिखते हैं ना, तो बीटा का मतलब होता है -1 और नीचे 0, यानी प्रोटॉनों की संख्या 0 और इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज 1। तो ये इलेक्ट्रॉन ही एक तरह का बीटा कण है। अल्फा कण तो हीलियम का नाभिक होता है। अल्फा कण 2He4 हीलियम जो होता है ना, ये 2He4 ये अल्फा कण होता है। हाइड्रोजन आयन बिना इलेक्ट्रॉन का, हाइड्रोजन का केवल ये नाभिक जिसमें केवल हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन है, ये होता है। पॉजिट्रॉन जो होता है वो एंटी इलेक्ट्रॉन कण होता है। इलेक्ट्रॉन के बराबर ही आवेश और इलेक्ट्रॉन के बराबर ही द्रव्यमान होता है, लेकिन विपरीत आवेश होता है, यानी धनात्मक आवेश होता है पॉजिट्रॉन पर। अगला प्रश्न है कि एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों के तटस्थ परमाणुओं में समान संख्या में होते हैं। एक ही तत्व के जो सभी समस्थानिक होते हैं, जैसे कार्बन के, ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होते हैं, इनमें समान संख्या में क्या होते हैं? केवल न्यूट्रॉन समान होते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, केवल द्रव्यमान संख्या समान होती है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो समस्थानिक जो होते हैं, समस्थानिकों में परमाणु क्रमांक समस्थानिकों का एक ही होता है। जैसे कार्बन के दोनों समस्थानिकों की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक दोनों का एक ही है, 6, यानी प्रोटॉनों की संख्या समान है, लेकिन मास नंबर, द्रव्यमान संख्या दोनों में अलग अलग है। द्रव्यमान संख्या इसलिए अलग है क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है। तो समान संख्या में क्या है? प्रोटॉन है। अब प्रोटॉन ऑप्शन में नहीं है,
इलेक्ट्रॉन है ऑप्शन में, न्यूट्रॉन है और द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या तो अलग अलग है तो द्रव्यमान संख्या नहीं होगी। और द्रव्यमान संख्या अलग अलग इसलिए होती है क्योंकि न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है। और इनमें बराबर क्या है, समान क्या है, प्रोटॉन, प्रोटॉन समान है तो इलेक्ट्रॉन भी समान होते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है, कौन सी अभिक्रिया सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है, नाभिकों का विखंडन या नाभिकों का संलयन या रासायनिक अभिक्रिया या तीव्र संपीड़न। तो सही उत्तर है नाभिकों का संलयन, फ्यूजन। यहाँ पर हाइड्रोजन के नाभिक आपस में संलयित होकर यानी मिलकर नाभिक के संलयन में हीलियम के नाभिक बनाते हैं। नाभिक के सल में दो या दो से अधिक हल्के नाभिक जब संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को नाभिक के संलयन कहते हैं। एक होती है नाभिक के विखंडन, विखंडन मतलब टूटना, जब बड़ा नाभिक छोटे नाभिकों में टूट जाए तो वो तो विखंडन होता है। और संलयन मतलब छोटे नाभिक संलयित होकर, फ्यूज होकर, मिलकर बड़ा नाभिक बना ले। तो इसके लिए संलयन की अभिक्रिया पृथ्वी पर होना असंभव है, इसके लिए बहुत अधिक ताप और बहुत अधिक उच्च दाब की आवश्यकता होती है। तो जो सूर्य और तारों के पास में जो प्रकाश है, ऊर्जा है, उसका स्रोत, उसका कारण यही है नाभिक के संलयन की अभिक्रिया। तो इसके लिए 10⁸ केल्विन टेम्परेचर चाहिए, इतना अधिक टेम्परेचर यहाँ पर इम्पॉसिबल है, इसलिए ये सूर्य और तारों पर वहीं पर होती है। इस संलयन की अभिक्रिया में देखो क्या होता है कि ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के नाभिक आपस में संलयित होकर हीलियम का नाभिक बनाते हैं। ड्यूटेरियम यानी 1H2 और ट्राइटियम यानी 1H3, ये नाभिक आपस में संलयित होते और संलयित होकर ये हीलियम का नाभिक बनाते हैं 2He4। हाइड्रोजन बम जो होता है वो जो परमाणु बम से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली हाइड्रोजन बम होता है। और हाइड्रोजन बम की मैकेनिज्म यही है, हाइड्रोजन बम में नाभिक के संलयन होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा कथन नाभिक के संलयन का वर्णन करता है। 2 हीलियम नाभिक एक हाइड्रोजन नाभिक बनाने के लिए जुड़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया इस प्रश्न का उत्तर लगभग, आप तो देखो दूसरा ऑप्शन तो पहला तो गलत है कि 2 हीलियम के नाभिक एक हाइड्रोजन नाभिक बनाते हैं। 2 हाइड्रोजन के नाभिक एक हीलियम नाभिक बनाने के लिए जुड़ते हैं, ये सही उत्तर है। यूरेनियम नाभिक विभाजित होता है और उच्च ऊर्जा न्यूट्रॉन उत्पन्न करते हैं, इसमें एक श्रृंखला अभिक्रिया होती है। यूरेनियम के नाभिक विभाजित होकर ये नाभिक के विखंडन का उदाहरण है। एक हीलियम नाभिक एक अल्फा कण बनाने के लिए एक हाइड्रोजन नाभिक के साथ जुड़ता है, ये भी गलत है। तो सही उत्तर के 2 नाभिक ड्यूटेरियम यानी 1H2 और ट्राइटियम 1H3, ये दोनों आपस में जुड़ते हैं और हीलियम का नाभिक बनाते हैं 2He4, ये नाभिक के संलयन होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक का सबसे छोटा भाग है जिसके गुण यौगिक के समान होते हैं। कोई भी यौगिक, जैसे जल एक यौगिक है, अमोनिया एक यौगिक है, सल्फ्यूरिक अम्ल एक यौगिक है, ये जो यौगिक है इनमें सबसे छोटा कण कौन सा है जिसमें यौगिक के गुण होते हैं। तो देखो यौगिक और तत्व जो होते हैं वो अणु और परमाणु से मिलकर बनते हैं। अब इनमें सबसे छोटा तो परमाणु है, लेकिन परमाणु उस यौगिक के सभी गुण नहीं दर्शाएगा। यौगिक के सभी गुण कौन दर्शाएगा, अणु दर्शाएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, अणु। अणु यहाँ पर सही उत्तर है कि अणु यौगिक के सभी गुणों को दर्शाता है। अगला प्रश्न है कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है, नाभिक के संलयन पर काम करता है कि विखंडन पर काम करता है कि दोनों पर करता है कि या किसी पर नहीं। तो परमाणु बम का सिद्धांत होता है नाभिक के विखंडन, जिसमें बड़ा नाभिक जैसे यूरेनियम या थोरियम या प्लूटोनियम ये काम में लेते, ज़्यादातर यूरेनियम ज़्यादा काम में आता है, तो ये नाभिक टूटकर छोटे नाभिकों में बट जाता है, तो नाभिक के विखंडन की अभिक्रिया होती है परमाणु बम का सिद्धांत। हाइड्रोजन बम का जो सिद्धांत है वो नाभिक के संलयन है। अगला प्रश्न देखते हैं, यूरेनियम का कौन सा समस्थानिक नाभिक के विखंडन अभिक्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम 234, यूरेनियम 233, 238 या यूरेनियम 235। सही उत्तर क्या है यहाँ पर, तो यूरेनियम का 235 वाला ऑप्शन 4 पर जो लिखा हुआ है यूरेनियम 235, यहाँ पर यूरेनियम का समस्थानिक है यूरेनियम 235, 92U235, ये विखंडन अभिक्रियाओं में प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है कि पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। तो पहली बार परमाणु बम का नागासाकी, हिरोशिमा, टोक्यो या हांगकांग कहाँ फेंका गया। तो हांगकांग आएगा नहीं, टोक्यो, हिरोशिमा, नागासाकी ये तीनों जापान के शहर हैं। तो पहली बार परमाणु बम का उपयोग अमेरिका ने 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान के 2 शहरों पर किया था, नागासाकी और हिरोशिमा। तो हिरोशिमा पर सबसे पहला बम गिराया गया था, तो यहाँ पर सही उत्तर हिरोशिमा है। सबसे पहला परमाणु बम हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को, और दूसरा बम जो था वो 9 अगस्त को नागासाकी पर, नो नागासाकी यानी नागासाकी पर 9 अगस्त, ऐसे याद रखो। और 6 अगस्त को हिरोशिमा पर 1945 में दोनों बम गिराए गए थे। जो पहला बम हिरोशिमा पर 6 अगस्त को गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और 9 अगस्त को जो गिराया गया था नागासाकी पर उस बम का नाम था फैटमैन। और ये परमाणु बम थे दोनों। भारत ने भी अपना परमाणु परीक्षण किया था, तो भारत का परमाणु परीक्षण भी आप याद रखना कि 18 मई 1974 1974 में भारत ने अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था जैसलमेर के पोखरण में, राजस्थान में।
और इसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय 11 मई 1998 को पोखरण में फिर से 11 मई 1998 को फिर से परमाणु परीक्षण भारत ने किए थे। तो भारत ने 2 परमाणु परीक्षण किए थे। अगला प्रश्न है कि किसी मुख्य कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होगी। मुख्य कोश जो होता है, मुख्य कोश n बराबर 1 2 3 4 k l m n जो मुख्य कोश होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या का सूत्र क्या है, n स्क्वायर, n 3n स्क्वायर या 2n स्क्वायर। तो सही उत्तर है 2n स्क्वायर। n मतलब कोश, मुख्य कोश का मान। तो मुख्य कोश का मान 1 2 3 4 इस तरह से होता है। तो पहले कोश में k कोश में n का मान 1 हो जाएगा। तो 2n स्क्वायर फॉर्मूले से 2 इंटू n का मान 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 गुणा 2 अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2। इसी तरह से दूसरे कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर, तो 2 इंटू n अब दूसरे कोश के लिए 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 गुणा 2 8। इसी तरह से 2 8 18 32 ऐसे अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ सकती है। तो 2n स्क्वायर सही आंसर है, इसका फॉर्मूला है। अगला प्रश्न है कि परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या किस सिद्धांत से निर्धारित होती है। परमाणु के जो विभिन्न ऊर्जा स्तर है उसमें इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कि विभिन्न ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी होगी, इसके लिए कौन सा नियम है। तो इसके लिए नियम है हुंड का नियम, हाइजेनबर्ग नियम, आबवा नियम या पाउली अपवर्जन। तो सही उत्तर है पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली अपवर्जन नियम से परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्तर जो है, सेल है, कोश n, उसमें इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या निर्धारित होती है पाउली के अपवर्जन के नियम के द्वारा। अगला प्रश्न है कि किस नियम के आधार पर कक्षक में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2 होती है। देखो, सबसे पहले कोश या शेल, फिर कोश के बाद में उपकोश, सब सेल और फिर कक्षक। तो कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 ही आ सकते हैं, किसी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 ही आ सकते हैं। ये किस नियम से निश्चित होता है या किसने ये कहा था, ये नियम किसने दिया था कि किसी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 ही आएंगे। तो ये नियम है पाउली का अपवर्जन नियम, आबवाव का नियम, हाइजेनबर्ग का नियम या हुंड का नियम। तो सही उत्तर यहाँ पर है हुंड का नियम। हुंड का नियम है कि किसी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये हुंड का नियम है। और किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आएगी, तो ये पाउली का अपवर्जन नियम है। अगला प्रश्न है कि डी ब्रोगली समीकरण, डी ब्रोगली जो समीकरण है उसमें किसी गतिशील इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा और उसके के संबंध को प्रदर्शित करता है। यानी जो डी ब्रोगली का समीकरण है वो किसको प्रदर्शित करता है, तरंग दैर्ध्य के साथ में और किसको प्रदर्शित करता है ये। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा संवेग, वेग, संवेग। संवेग होता है p बराबर mv, मास इंटू वेलोसिटी, मास गुणा वेग को संवेग कहते हैं। तो डी ब्रोगली समीकरण में गतिशील इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य और उसके संवेग का पता चलता है। अगला है कि धनावेशित इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, धनावेशित इलेक्ट्रॉन का जैसे ही सेम उतना ही आवेश, इलेक्ट्रॉन जितना ही उतना ही द्रव्यमान, लेकिन धनावेश होता है, इसलिए धनावेशित इलेक्ट्रॉन नाम है इसका, किसका, पॉजिट्रॉन का। तो इस पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, तो पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता है एंडरसन। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा एंडरसन। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, एंडरसन। अगला प्रश्न है कि समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार समान किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होता है। देखो, एक ही तत्व है तो परमाणु क्रमांक भिन्न कैसे होगा, ये ऑप्शन गलत हो गया। परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु भार अलग अलग होता है किंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं, परमाणु भार और परमाणु क्रमांक दोनों समान होता है। देखो, जब परमाणु भार समान हो गया तो फिर वो समस्थानिक थोड़ी रहेगी, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो नहीं आएगा। तो ऑप्शन बी सही है कि परमाणु भार भिन्न होते हैं, मास नंबर से ही परमाणु भार पता चलता है। तो परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है और परमाणु क्रमांक समान होता है। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, 1H1, 1H2 और 1H3। इन तीनों में क्या समान है, 1 1 1 समान है, परमाणु क्रमांक समान है। और ऊपर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या यानी द्रव्यमान संख्या है, तो द्रव्यमान संख्या ही तो भार बताएगी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ही तो भार होता है, तो ये अलग अलग है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा कि परमाणु भार भिन्न होता है लेकिन परमाणु क्रमांक समान होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, धनावेशित नाभिक की खोज किसने की थी। तो मैंने आपको बता दिया, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। अपना जो स्वर्ण पत्र प्रयोग था अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल वाला, उसमें रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। उसने कहा कि किसी भी परमाणु के केंद्रक में एक जितना भी उसका धनावेश होता है वो उसके केंद्रक में होता है और पूरा भार भी केंद्रक में होता है। अगला प्रश्न है कि फुकुशिमा दाइची जापान न्यूक्लियर त्रासदी में प्राथमिक रूप से निकलने वाले रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड्स थे। फुकुशिमा दाइची ये परमाणु संयंत्र है जापान में, और यहाँ पर 2011 में 11 मार्च 2011 को यहाँ पर एक भूकंप आया था। उसके बाद में विनाशकारी सुनामी, समुद्र के किनारे पर यह संयंत्र बनाया हुआ है, ऊर्जा संयंत्र है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, लाइट जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पर समुद्र में भूकंप आने की वजह से सुनामी आई और उस सुनामी की वजह से इस फुकुशिमा संयंत्र को काफ़ी नुकसान हुआ था। 2011 की घटना है ये, 11 मार्च 2011। तो
तो इस घटना में ये जो संयंत्र था ये चपेट में आ गया था। तो यहाँ पर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड्स निकले थे और उसमें से सीजियम प्रमुख था, सीजियम मेन था। तो इसमें सीजियम जिस ऑप्शन में वो सही हो जाएगा, आयोडीन 131 और सीजियम 137, ऑप्शन नंबर 4। ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड्स थे जो फुकुशिमा संयंत्र वाली दुर्घटना में निकले थे। अगला प्रश्न है कि भोपाल गैस रिसाव कांड के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है। तो भोपाल गैस कांड जो है वो 1984 में हुआ था। भोपाल में यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी के कारखाने में एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिसमें लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान गई थी और कई लोग अनेक तरह की शारीरिक अपंगता को लेकर और अंधेपन के भी शिकार हुए थे। और आज भी भोपाल में जो लोग हैं वो इस तरह की मार झेल रहे। ये गैस मिथाइल आइसोसाइनेट थी। इसका सूत्र होता है C5H5N, C5H5N। ये मिथाइल आइसोसाइनेट है या मिथाइल आइसोसाइनाइट, MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC गैस के रिसाव, यूनियन कार्बाइड। अगला प्रश्न है कि उस कण का नाम बताइए जिसका श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बने रहना अनिवार्य है। जब श्रृंखला अभिक्रिया होती है, यूरेनियम का विखंडन किया जाता है परमाणु भट्टियों में, परमाणु रिएक्टर में, तो वह कौन सा कण है जिसका यूरेनियम को विखंडित करने के लिए बना रहना जरूरी है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर सही उत्तर है न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है यूरेनियम के नाभिक पर, इसलिए न्यूट्रॉन का बना रहना अनिवार्य है। तो सही उत्तर हो जाएगा न्यूट्रॉन। देखो, नाभिक के विखंडन की खोज है ना, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है F. स्ट्रोसमैन और ओटो हान, इन्होंने की थी। F. स्ट्रोसमैन, याद रखना, स्ट्रोसमैन और ओटो हान। सही उत्तर न्यूट्रॉन है। स्ट्रोसमैन और ओटो हान, स्ट्रोसमैन और ओटो हान इन दोनों ने की थी, और ओटो हान इन्होंने की थी। इन्होंने देखा कि जब यूरेनियम 235 पर मंद गति की न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है तो यूरेनियम 235 का भारी नाभिक लगभग 2 बराबर भागों में टूट जाता है, विभक्त हो जाता है और बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है। इस ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। तो यूरेनियम का जो नाभिक होता है, यूरेनियम ब्रांड में एटॉमिक नंबर इसका 92 होता है। तो इसका यूरेनियम 235 जो समस्थानिक है वो, इस पर जब न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, न्यूट्रॉन 0 n 1 होता है, तो ये दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। एक तो है बेरियम जो 56 पे होता है, 56 बेरियम 56 141, इसकी द्रव्यमान संख्या 141 होती है। और दूसरा नाभिक होता है क्रिप्टॉन का जो 36 पर है, क्रिप्टॉन 36 ब्रांड में, और 3 न्यूट्रॉन यहाँ पर निकलते हैं, 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं 0 n 1। ये नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है। तो न्यूट्रॉन का बना रहना जरूरी है। इस अभिक्रिया को आगे कंटिन्यू करने के लिए 3 न्यूट्रॉन में से 2 न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लिया जाता है और 1 न्यूट्रॉन को फिर से उपयोग कर लिया जाता है यहाँ पर, और वो फिर अगले यूरेनियम के नाभिक को फिर इसी तरह से विखंडित करेगा। फिर 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, उसमें से 2 को अवशोषित कर लिया जाएगा, 1 न्यूट्रॉन को फिर से यहाँ पर काम में लिया जाएगा जो दूसरे यूरेनियम के नाभिक को तोड़ेगा, आगे से फिर से उसका विखंडन करेगा। तो ये अभिक्रिया चलती रहती है कंट्रोल्ड मैनर में, और इस तरह से यहाँ से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। अगला प्रश्न है कि सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स कहलाते हैं। सम न्यूट्रॉनिक कौन होते हैं, सही उत्तर का पता लगाना है कि सम न्यूट्रॉनिक कौन होते हैं। तो देखो, जैसे नाम से पता चल रहा है, आइसोटोन्स यानी सम न्यूट्रॉनिक, जिनमें न्यूट्रॉन सम हो यानी समान हो, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, देखो, परमाणु क्रमांक विघ्न, परमाणु भार समान, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों भिन्न, परमाणु क्रमांक समान, परमाणु भार भिन्न, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार भिन्न किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या समान। ये सही उत्तर है डी वाला। परमाणु क्रमांक चाहे अलग होगा, परमाणु भार चाहे अलग हो, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए। दोनों में न्यूट्रॉन अगर समान है तो वो आइसो न्यूट्रिक है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होने पर। अब न्यूट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक समान होने पर तो हो नहीं सकती, तो परमाणु क्रमांक अलग अलग होगा। परमाणु भार भी अलग अलग होगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक अलग होने पर प्रोटॉन की संख्या तो अलग अलग हो जाएगी, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या, तो परमाणु भार भी अलग होगा, क्योंकि केवल न्यूट्रॉन सेम होंगे, प्रोटॉन सेम नहीं होंगे, इसलिए परमाणु भार अलग और परमाणु क्रमांक, क्योंकि प्रोटॉन सेम नहीं है इसलिए परमाणु क्रमांक तो अलग होगा ही। तो सेम क्या रहेगा, केवल न्यूट्रॉनों की संख्या सेम रहेगी। अगला प्रश्न देखते हैं कि परमाणु उपकोष की बढ़ती ऊर्जा का सही क्रम है। इनमें से परमाणु उपकोष की बढ़ती हुई ऊर्जा के हिसाब से इनको अरेंज करना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। तो देखो, यहाँ पर P, F, S और D ये जो उपकोष होते हैं, तो सबसे कम ऊर्जा स्तर S का होता है, उसके बाद P का होता है, उसके बाद D का होता है और उसके बाद F का होता है, इस तरह से होते हैं। लेकिन इनमें भी फिर कौन सा उपकोष है, जैसे 1s की सबसे कम होती है, 1s के बाद 2s, फिर 2p, इस तरह से। और जब 6s आता है तब जाके 4f आता है। तो ये सब अलग अलग सीक्वेंस वाइज होता है। तो इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है वो हमें चुनना है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है
बी 5p 6s 4f और 5d, ये वाला ऑप्शन सही है। देखो ये जो उपकोष या ऊर्जा स्तर है, मैं आपको समझाता हूँ इनको कि किस तरह से ये होता है। सबसे पहले कौन सा होता है, बाद में कौन सा होता है। तो देखो सबसे पहले तो होता है 1s, 1 केवल s का है और किसी का नहीं है। 1s के बाद आता है 2s और 2s के साथ में 2p, यानी 1 केवल s का है और 2s और p के है। अब आ जाएगा 3, तो 3 आते ही सबसे पहले 3s आएगा, 3s आएगा, फिर 3p आएगा, 3s 3p आ गया। अब 3d भी है लेकिन वो 3d यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। अब वापस आएगा 4s और 4s के बाद अब 3d आएगा, ठीक है। 3d 4s के बाद 3d आएगा और अब यहाँ पर 4p आएगा, ठीक है। 4p, अब 4p के बाद में आएगा 5s, तो अब यहाँ पर 5s आ जाएगा। 5s के बाद आ जाएगा d यानी 4d और अब आ जाएगा p वापस, तो p वापस आ जाएगा 5p, ठीक है। और 5p के बाद अब आ जाएगा 6s और 6s आएगा, तो अब s के बाद d आएगा, लेकिन d से पहले अब यहाँ आ जाता 4f, यानी f पहली बार 4f है और 4f कहाँ आ रहा है, 6s के साथ आ रहा है। 4f आएगा, अब इसके बाद d आएगा, तो d कौन सा आएगा, 5d आएगा, 5d आएगा और 5d के बाद वापस वही p 6p आएगा, इस तरह से। और 6p के बाद वापस 7s और 7s के बाद 5f और 5f के बाद में d 6d और वापस p 7p, इस तरह से। प्रोटॉन प्रावेश किस कण के आवेश के समतुल्य है। प्रोटॉन प्रावेश पॉजिट्रॉन, एल्फा कण, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इनमें से किस कण के समतुल्य आवेश पाया जाता है प्रोटॉन पर। तो देखो प्रोटॉन प्रावेश जो है ना वो पॉजिट्रॉन के समतुल्य होता है। पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन पर उतना ही आवेश होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है, लेकिन प्रोटॉन पर प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है। अब एंटी इलेक्ट्रॉन कण होता है पॉजिट्रॉन, यानी जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उतना ही पॉजिट्रॉन पर चार्ज होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है और पॉजिट्रॉन पर प्लस होता है, और उतना ही द्रव्यमान होता है जितना इलेक्ट्रॉन का होता है। तो प्रोटॉन का आवेश किसके आवेश के बराबर हो गया, पॉजिट्रॉन आवेश के बराबर हो गया, क्योंकि दोनों ही धनात्मक है और दोनों ही बराबर है। 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम धनात्मक प्लस वाला, ठीक है। अगला प्रश्न, परमाणु के बाह्यतम कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो परमाणु के बाह्यतम कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8, 16, 2, 32 कितने हो सकते हैं। तो देखो ये अष्टक नियम के अनुसार परमाणु के बाह्यतम कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ए, 8 इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं। अगला प्रश्न है कि किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक है। स्ट्रोंशियम, हाइड्रोजन, पोलोनियम और प्लूटोनियम में से किस ऐसा वो कौन सा तत्व है जिसके सबसे अधिक आइसोटोप्स बनते हैं, सबसे अधिक समस्थानिक बनते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर है पोलोनियम। पोलोनियम के सबसे अधिक समस्थानिक है। अगला प्रश्न है कि एकमात्र ऐसा तत्व जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न है। इसमें से वह कौन सा समस्थानिक है, ऐसा कौन सा तत्व है जिसके समस्थानिकों के नाम अलग अलग है। थोरियम, कार्बन, हाइड्रोजन या टाइटेनियम। तो सही उत्तर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो 3 अलग अलग नाम के समस्थानिक किसके हैं, हाइड्रोजन के। अगला प्रश्न भी हाइड्रोजन से संबंधित है। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है, ऑक्सीजन, फास्फोरस, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, जैसा मैंने आपको बताया पहले, 1H1, 1H2 और 1H3। 1H1 का नाम प्रोटियम है, सबसे पहले आता है प्राथमिक है तो प्रोटियम, ठीक है, प्राइमरी प्रोटियम याद रख लो। ड्यूटीरियम, 2 वाले को ड्यूटीरियम कहते हैं, ड्यूटीरियम जिसका द्रव्यमान संख्या 2 है, और 3 वाले को ट्राइटियम कहते हैं, ट्राइटियम, ठीक है। ये 3 है समस्थानिक है। ट्राइटियम जो है 1H3 ये आइसोटोप होता है, रेडियोधर्मी होता है, रेडियोधर्मी होता है क्योंकि इसमें N और P का जो अनुपात है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात है, वो 1.5 से ज़्यादा होते ही रेडियोधर्मी हो जाएगा। तो इसमें 1.5 से ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन यहाँ पर 2 और प्रोटॉन कितना है 1, तो अनुपात क्या आ गया, 2:1 आ गया, इसलिए। प्रोटियम, ड्यूटीरियम भारी जल बनाता है, ड्यूटीरियम जो मंदक के रूप में काम आता है नाभिक के रिएक्टर में, D2O ये भारी जल होता है ड्यूटीरियम वाला। और प्रोटियम एकमात्र ऐसा जिसके पास में न्यूट्रॉन नहीं है, केवल प्रोटॉन है। 1H1 द्रव्यमान संख्या 1 ही है, यानी प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है ही नहीं। और ट्राइटियम रेडियोधर्मी होता है। एल्फा कण कौन सा है, हीलियम का नाभिक, प्रोटॉन, विद्युत चुंबकीय किरण या इलेक्ट्रॉन। तो सही उत्तर है हीलियम का नाभिक। एल्फा कण होता है 2He4 हीलियम। ये हीलियम का जो नाभिक है, हीलियम के नाभिक क्योंकि
परमाणु क्रमांक 2 है तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हीलियम के नाभिक में होते और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाते। अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, इलेक्ट्रॉन हटा दे तो हीलियम का नाभिक बचेगा, यानी 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, यानी द्रव्यमान संख्या 4 और परमाणु क्रमांक 2 तो 2He4। ये अल्फा पार्टिकल्स होता है। अल्फा बीटा गामा होते हैं ना अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल का आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है। अल्फा आयनन याद रखो, अल्फा आयनन, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। अल्फा कणों की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है, आयनाइजेशन पावर। और अल्फा के बाद बीटा और बीटा के बाद गामा। गामा किरणों की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, भेदने की क्षमता। वेदन क्षमता सबसे अधिक गामा किरणों की होती है और आयनन क्षमता सबसे अधिक अल्फा पार्टिकल्स की होती है। हीलियम के नाभिक में होता है, देखो नाभिक में हीलियम के मैंने आपको बता दिया कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तीसरा ऑप्शन सही है। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है, यानी किसका एंटीकरण है, तो पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटीकरण है। सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन ए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बराबर ही इसका द्रव्यमान है और इलेक्ट्रॉन के बराबर ही इसका आवेश है, बस इसका धनावेश है और इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश है। अगला प्रश्न कि एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है तो उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। देखो मैं बताऊँ आपको कि द्रव्यमान संख्या होती है, देखो ये तो होता है जेड परमाणु क्रमांक, बीच में उसका प्रतीक लिखते हैं, जैसे मान लो एक कार्बन है तो ZC और ऊपर ए से लिखते हैं द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या का मतलब होता है कि परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। तो अब इसमें द्रव्यमान संख्या पूछिए तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या जोड़ के लिख दो। 9 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने 10, तो 9 और 10 19, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 19 इसकी द्रव्यमान संख्या है। और इसका परमाणु क्रमांक Z कितना है 9। 9 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमेशा समान होंगे। अगला प्रश्न है 88 Ra226, ठीक है, ये Ra इसके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, ये पूछा है हमसे। तो देखो इसके नाभिक में ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये परमाणु क्रमांक Z है, ये प्रोटॉनों की संख्या है। तो प्रोटॉनों की संख्या तो 88 है, तो प्रोटॉनों की संख्या 88 जिस ऑप्शन में आ रही है ए में और बी में, ये दोनों सही हो सकते हैं। अब इनमें से कौन सा सही है। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की योग ये यहाँ ऊपर लिखा रहता है मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। तो 226 द्रव्यमान संख्या है, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों 226 है। तो अकेले न्यूट्रॉन कितने हो गए, तो इसमें से प्रोटॉन माइनस कर दो भाई, A माइनस Z, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या। तो 226 माइनस 88 करने पर कितना बचेगा 138, तो ऑप्शन बी सही है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, आयरी क्यूरी, हेनरी बेकरेल, रदरफोर्ड, मैडम क्यूरी। तो देखो सर्वप्रथम खोज करी थी हेनरी बेकरेल ने। ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे, आयरन क्यूरी, मैडम क्यूरी। इन दोनों का भी विशेष योगदान है, बहुत ज़्यादा योगदान, इनका खास योगदान है। ये एक एक्सीडेंटल फिनोमिना था, अकस्मात ये घटना घटित हो गई थी। उन्होंने जो कैमरे की रील होती है फोटोग्राफी पिट, उसको यूरेनियम की छड़ के पास रखा था, तो वो रील खराब हो गई थी, कैमरे की जो रील थी वो खराब हो गई थी। तो उन्होंने ये देखा कि इस यूरेनियम में से कुछ ना कुछ तो ऐसा रेडिएशन या कुछ विकिरण ऐसा निकला जिसकी वजह से ये फोटोग्राफी प्लेट खराब हुई है। तब एक्सीडेंटली इस तरह से रेडियो एक्टिविटी की खोज हुई थी, रेडियो सक्रियता की खोज हुई थी। हेनरी बेकरेल, याद रखना। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण या इनमें से सभी, तो ऑप्शन है इनमें से सभी। रेडियोधर्मी पदार्थ अल्फा बीटा गामा सभी प्रकार के रेडियो विकिरणें उत्सर्जित करते रहते हैं। नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, तो अभी मैंने आपको बताया गामा किरणों की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है और आयनन अल्फा किरणों की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है। किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, बीटा, अल्फा, गामा। तो देखो बीटा किरण जो होता है ना, बीटा कण वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। बीटा कण यानी इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के पास कैसा आवेश होता है ऋण, और बीटा कण के पास में भी कैसा आवेश होता है ऋण। अल्फा कण तो हीलियम का नाभिक है, तो उसके नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव, तो अल्फा कण कैसा है पॉजिटिव धन आवेश है। अगला प्रश्न, समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किस में अंतिम रूप से बदल जाते हैं। जितने भी रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं वो एट लास्ट सबसे एंड में वो सीसा में बदल जाते हैं, लेड में बदल जाते हैं। अगला प्रश्न है कि किस रेडियोएक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता देश के नाम पर रखा गया है, रेडियम, यूरेनियम, पोलोनियम या पैलेडियम। तो देश का नाम कौन सा है, पोलोनियम। पोलोनियम एक ऐसा तत्व है जो उसके देश के नाम पर उसका नाम रखा गया, पोलोनियम। अगला प्रश्न है कि कौन एक रेडियोएक्टिव तत्व नहीं है, इनमें से कौन रेडियोएक्टिव तत्व नहीं है। एस्टेटिन नहीं है, या फ्रांसियम नहीं है, या टाइटियम नहीं है, या जर्कोनियम नहीं है। तो सही उत्तर है जर्कोनियम। जर्कोनियम यहाँ पर रेडियोएक्टिव नहीं है, बाकी सब एस्टेटिन, फ्रांसियम और टाइटियम ये सारे रेडियोएक्टिव है, जर्कोनियम नहीं है। अगला प्रश्न है कि एक रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्धायु 4 महीने है, इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में समय लगेगा। 3/4 यानी 75% का क्षय कितने समय में हो जाएगा, 3 महीने में, 4 महीने में, 8 महीने या 12 महीने में।
तो यहाँ पर सही उत्तर है 8 महीने। अब 8 महीने क्यों है इसको समझाता हूँ मैं आपको। 8 महीने क्यों है, देखो अर्धायु काल 4 महीने है, यानी 4 महीने बाद, पहले 4 महीने के बाद 0 से 4 महीना, पहला ये हो गया 4 महीना, फिर अगला 4 से 8 महीना, फिर अगला 8 से 12 महीना, इस तरह से बताता हूँ आपको। तो पहले 4 महीने में अर्धायु काल 4 में आया, तो पहले 4 महीने में उसका वो रह जाएगा 50%, आधा रह जाएगा, ठीक है, आधा खत्म हो गया। अब जो बचा उसका आधा और ख़त्म हो जाएगा अगले 8 महीने में, यानी अगले 8 महीने में इस 50% का और आधा खर्च हो गया, 25% खर्च हो गया, यानी यहाँ तक ये टोटल 75% खर्च हो गया। तो 3/4 कब खर्च हुआ, 8 महीने में। अब फिर अगले 4 महीने में इसका आधा रह जाएगा जो यहाँ पर बचा है, तो यहाँ 75% तो खर्च हो गया, तो 25% बचा है, 25% का आधा यानी 12.5% यहाँ तक खत्म हो जाएगा। तो अगले 4 महीने यानी 12 महीने बाद वो कितना 12.5 और खर्च हो गया, यानी 12.5 बचा। अगले 12 महीने बाद वो 12.5 बचेगा, फिर उसके बाद अगले 4 महीने बाद वो 12.5 का आधा यानी 6.25 बचेगा। इस तरह से ऐसे अर्धायु निकालते हैं। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह है, आइसोटोप की परिभाषा पूछी आपसे, तो आइसोटोप यानी समस्थानिक। तो समस्थानिक क्या होते हैं, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। गलत, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, एक ही तत्व के होते हैं। प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, ये सही ऑप्शन है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों की संख्या वही होती है, नहीं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों की संख्या भिन्न होती है, नहीं। प्रोटॉनों की संख्या समान, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग। परमाणु क्रमांक समान, द्रव्यमान संख्या अलग अलग। रासायनिक गुण समान, भौतिक गुण अलग अलग। इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है, 2, 3, 4 या 5? तो अभी मैंने आपको बताया 3 है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। इनमें से हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन सा नहीं है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक है। इंट्रियम कोई समस्थानिक नहीं है हाइड्रोजन का। अगला प्रश्न कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या नाम है। तो हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक प्रोटियम है कि ड्यूटेरियम है कि ट्राइटियम है कि रेडियम है। तो रेडियम तो है ही नहीं, बाकी बचे 3 में से ट्राइटियम है, क्योंकि ट्राइटियम होता है 1s3 और 3 का मतलब 1 का मतलब प्रोटॉन 1 और 3 का मतलब 1+2 यानी न्यूट्रॉन 2। तो न्यूट्रॉन बटा प्रोटॉन n/p का अनुपात अगर 1.5 से ज़्यादा है तो रेडियो एक्टिव होगा। तो इनका अनुपात आ रहा है 2:1, इसलिए ये रेडियो एक्टिव है ट्राइटियम। तो ये MCQ प्रश्न थे अणु और परमाणु संरचना पर, रेडियो एक्टिविटी पर। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, और अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करिए। अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, बेल आइकन प्रेस करके रखो। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, जिसमें अणु परमाणु संरचना से संबंधित और MCQ क्वेश्चंस और 1 लाइनर क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो लेकर आ रहा हूँ। तो बने रहिए इस चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद,